कभी सोचा है कि हमारी जेब में रखे सिक्के और नोट सिर्फ पैसे से कहीं बढ़कर भी हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही निशान के पीछे की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक सिक्के से शुरू होकर हमें एक बहुत बड़े साम्राज्य तक ले जाएगी। ये कहानी है अशोक की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अच्छा, जरा अपनी जेब से कोई नोट या सिक्का निकाल कर देखिए। कभी इन 4 शेरों पर ध्यान दिया है? ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है। नहीं, इनके पीछे एक बहुत पुरानी और बहुत पावरफुल कहानी छिपी है। आखिर ये शेर हैं कौन और हमारी करेंसी पर कर क्या रहे हैं? असल में ये शेर अशोक के मशहूर सिंह स्तंभ का हिस्सा है और ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। इसे आज से 2300 साल से भी पहले सारनाथ में एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया था। जरा सोचिए, हमारी जेब में इतिहास का इतना पुराना और इतना जरूरी टुकड़ा घूम रहा है। तो ये निशान, ये हमें सीधा ले जाता है टाइम में पीछे, उस दौर में जहां से ये आया है। महान मौर्य साम्राज्य, भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। तो मौर्य थे कौन? देखिए, ये एक डायनेस्टी थी, मतलब एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते थे। इस जबरदस्त वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई 2300 साल पहले। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार, और फिर आए बिंदुसार के बेटे, इतिहास के सबसे जाने माने सम्राटों में से एक अशोक। और अशोक के टाइम पर तो मौर्य साम्राज्य अपनी पूरी शान पर था। जरा इस नक्शे को देखिए, लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इसके अंदर था। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक विशाल साम्राज्य था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि एक राज्य और एक साम्राज्य में फर्क क्या होता है। देखिए, एक राज्य एक शहर जैसा हो सकता है, लेकिन एक साम्राज्य वो तो पूरे देश जैसा होता है। इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए, ढेर सारे अधिकारी चाहिए और बहुत ज्यादा संसाधन भी। और मौर्य एक बहुत विशाल साम्राज्य चला रहे थे। तो इतने बड़े साम्राज्य का शासक होने के नाते अशोक वैसे शांत राजा नहीं थे जैसा हम आज उन्हें जानते हैं। अपने शुरुआती दिनों में वो एक खूंखार योद्धा थे, एक ऐसा विजेता जो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उस जमाने में एक ग्रीक एम्बेसडर थे, मेगिस्थनीज। उन्होंने मौर्य सम्राट की जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं, राजा आमतौर पर हथियारों से लैस औरतों से घिरे रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कोई उन्हें मार न डाले, और वो कभी भी एक ही कमरे में 2 रातें नहीं सोते। ये लाइनें हमें उस वक्त की ताकत, खतरे और शानो शौकत की एक झलक देती हैं। लेकिन फिर कुछ हुआ, एक युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो इतना भयानक था कि उसने इस ताकतवर विजेता के दिल को और इतिहास के रुख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थी कलिंग की लड़ाई। कलिंग, जो आज का तटीय ओडिशा है, उसे जीतने के लिए अशोक ने एक जबरदस्त जंग लड़ी। इस लड़ाई में जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो जैसे एक पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो गया हो। और अपनी जीत के बाद अशोक ने इसी तबाही को अपनी आंखों से देखा। इस विनाश को देखकर अशोक अंदर से हिल गए, टूट गए। उन्होंने खुद अपने एक शिलालेख में लिखा, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे विश्वास है कि लोगों को बल से जीतने की बजाय धम्म से जीतना कहीं बेहतर है। ये एक सम्राट का अपने किए पर गहरा पछतावा था। और बस यहीं पर अशोक ने वो किया जो इतिहास में किसी भी राजा ने नहीं किया था। एक जंग जीतने के बाद उन्होंने जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जंग लड़ने का ख्याल ही छोड़ दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो इस बदलाव के बाद अशोक ने एक नया रास्ता अपनाया, एक नया फलसफा, जिसे कहा गया धम्म का मार्ग। अब ये धम्म क्या था? देखिए, ये संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, पर ये कोई नया मजहब या रिलीजन नहीं था। नहीं, ये तो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक नैतिक कोड था, एक आचार संहिता थी। मतलब सही तरीके से जीने का एक रास्ता जो अशोक अपनी प्रजा को सिखाना चाहते थे। और धम्म के सिद्धांत बहुत ही सरल और यूनिवर्सल थे। अपने बड़ों की इज्जत करो, गुलामों और नौकरों से नरमी से पेश आओ, सभी जीव जंतुओं पर दया करो और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। ये वो बातें थीं जिनसे एक बेहतर समाज बन सकता था। अशोक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने काम भी किया।
उन्होंने अपने संदेश को फैलाने के लिए धम्म महामत्त नाम के खास अफसर रखे। अपने विचारों को पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। यहाँ तक कि उन्होंने सीरिया, मिस्र और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भी अपने दूत भेजे। और तो और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मेडिकल इलाज का इंतजाम भी किया। तो क्या अशोक का असर उनके साथ ही खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। जरा इस रामपुरवा बैल को देखिए, मतलब मौर्य काल की आर्टिस्ट्री का क्या कमाल का नमूना है ये। उस जमाने के कलाकार पत्थर को इस तरह तराशते और पॉलिश करते थे कि वो शीशे की तरह चमकने लगता था। एक ऐसी टेक्निक जो आज भी हैरान कर देती है। और ये है ब्राह्मी लिपि। अशोक के सारे संदेश इसी में लिखे गए थे। और मजे की बात यह है कि आज भारत में हम जो ज्यादातर लिपियां इस्तेमाल करते हैं, जैसे देवनागरी, वो सब इसी पुरानी लिपि से निकली हैं। ये भी अशोक की एक जबरदस्त विरासत है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारे नोटों और सिक्कों पर बने वो शेर। अब हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो शेर हमें याद दिलाते हैं कि अमन जंग से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। वो इस बात का प्रतीक है कि एक सबसे क्रूर शासक भी बदल सकता है। ये उस सम्राट की कहानी है जिसने अपनी तलवार फेंककर करुणा को अपना हथियार बना लिया। अशोक का सहिष्णुता और शांति का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना 2300 साल पहले था। आज की इस दुनिया में हम इस प्राचीन सम्राट के जीवन और उनके बदलाव से क्या सबक सीख सकते हैं?